Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss another topic about gas phase equilibrium, and today's topic is Gibbs phase rule. In this topic, we will discuss about what is Gibbs phase rule. ठीक है, Gibbs phase rule होता क्या है, and then we talk about what are the components, what are the phase, and what is the degree of freedom, and what is the relationship between component, phase, and the degree of freedom. And at the end we will drive derivation of the phase rule. ठीक है, तो ये वो तमाम कंटेंट्स हैं जो आज हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कवर करने की, कि गिव्स फेज रूल बेसिकली है क्या, और इसके आगे जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं, जो फेजेस हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और लास्ट में हम लोग फेज रूल की डेरिवेशन को देखेंगे. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फेज रूल. सबसे पहले हम देखेंगे कि गिब्स फेज रूल होता क्या है. ठीक है, सो गिव फेज रूल बेसिकली जो हमारे पास एक रूल है जिसको ड्राइव जो किया है, गिब्स फेज रूल को जो ड्राइव किया है वो हम किया है गिब्स साइंटिस्ट ने. ठीक है, फेज रूल बेसिकली ड्राइव फ्रॉम J.W. गिब्स इन 1874, और इसको फिर फर्दर आगे से डिफरेंट साइंटिस्ट ने, रोजी बूम ने 1884 में फर्दर इसकी आगे क्लासिफिकेशन वगैरह की थी. लेकिन बेसिकली जो फेज रूल का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, वो दिया था गिब्स ने. ठीक है, और गिब्स रूल, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गिब्स रूल है क्या और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली जो फेज रूल है ये प्रिडिक्ट करता है उन तमाम नेसेसरी कंडीशंस को जो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसको डिफाइन करने के लिए नेसेसरी है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक टर्म बोली है हेट्रोजीनियस सिस्टम. हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक से ज़्यादा फेज मौजूद है. ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा फेज मौजूद है और उनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ है, यानी कि दोनों फेज किसी एक पॉइंट पे आके जब को एग्जिस्ट करेंगी उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे. तो इक्विलिब्रियम पे किसी भी हेट्रोजीनियस फेज को डिफाइन करने के लिए जिन पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जिन नेसेसरी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, अब नेसेसरी कंडीशन में हम किस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन सा पर्टिकुलर टेम्परेचर है या कौन सा पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करें कि किसी भी मैटर की जो दो फेजेस हैं वो आपस में को एग्जिस्ट होंगी, तो उसकी जो प्रेडिक्शन है वो हमारे पास फेज रूल करता है. ठीक है, इसको हम मजीद आगे फर्दर क्लैरिफाई हम करते हैं. यू कैन सी फ्रॉम हेयर डेफिनेशन, व्हेन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले अपने जो माइंड में इस चीज़ को क्लियर करें कि हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है. हेट्रोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा फेज मौजूद है. ठीक है, अब फेज का क्या मतलब है, फेज मतलब द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जैसे वाटर है हमारे पास, हम कहते हैं वाटर की क्या फेज है. अब देखें वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेजेस हैं उसकी. एक हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा फेज मौजूद है. जैसे वाटर है, अगर आप वाटर सिस्टम की बात करेंगे, वाटर सिस्टम की, तो दैट इज द हेट्रोजीनियस फेज. वाटर कैन कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस. अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो आइस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में जो ड्रिंकिंग वाटर है, और अगर आप उसको गैस फेज की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारे पास वेपर फेज में आ जाएगा, जैसे हम उसको बॉयल करते हैं. ठीक है, तो ये होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, पहली बात. दूसरी बात, इस डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम का लफ्ज है. इक्विलिब्रियम का यहाँ पे क्या मतलब है कि कब ये जो तीनों फेजेस, अगर हम पर्टिकुलर वाटर की एग्जांपल को ही आप लोग माइंड में रखें कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो इन तीनों वाटर की फेजेस को को एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, तो देयर आर सम नेसेसरी कंडीशन, देयर आर some variables that are required to define a heterogeneous system at equilibrium. It is given by the phase rule. ठीक है, तो फेज रूल हमें क्या बताता है, इट व्हेन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन एन इक्विलिब्रियम at a definite temperature and pressure.
एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा, एक डेफिनेट प्रेशर होगा हेटेरोजीनियस सिस्टम का, जब वो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। यानी कि हेटेरोजीनियस सिस्टम के अंदर जो दो फेजेस हैं वो एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पे आपस में कोएग्जिस्ट होंगी, and then the number of the degree of freedom is equal to by 2. The difference is the number of component and the number of phases, provided the equilibrium is not influenced by any external factor such as gravity, electrical or magnetic force, surface tension, etc. ठीक है, तो ये उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों ने उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फेज रूल बेसिकली प्रिडिक्शन करता है कि व्हाट इज द डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर or whatever any other variable or any other necessary condition that is required to define a heterogeneous system at equilibrium। और उस इक्विलिब्रियम पे जब हेटेरोजीनियस सिस्टम आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस हेटेरोजीनियस सिस्टम के अंदर कोई भी जो दो या दो से ज्यादा फेजेस हैं वो कब आपस में कोएग्जिस्ट करेंगी, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी और द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम हेटेरोजीनियस फेज का किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द कंपोनेंट एंड द नंबर ऑफ द फेजेस। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट क्या है, फेजेस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली हमें क्या है, उसकी बकायदा डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। बट हियर यू कैन सी दैट जो गिब्स फेज रूल है ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, ये हमेशा हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए होगा। अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम का क्या मतलब है? जिसके अंदर एक ही फेज प्रेजेंट है, देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू फेजेस, सो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी दो फेजेस मौजूद हैं किसी एक सिस्टम के अंदर तो उसको हम लोग कहते हैं ये हेट्रोजीनियस फेज है। तो गिब्स फेज रूल्स पर्टिकुलरली हमारे पास हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए है, और ये कब किन कंडीशंस को प्रोडिक्ट करता है जो इस हेट्रोजीनियस सिस्टम को इक्विलिब्रियम के ऊपर जब मेंटेन होगा, तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए जो चीज़ नेसेसरी है वो हमें बताती है फेज रूल। इसको मैथमेटिकली अगर आपने ड्राइव करना है, सो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये फार्मूला कैसे निकला है, वी आल्सो डू डेरिवेशन ऑफ दिस वन एट द एंड ऑफ लेक्चर, तो इसको हम देखेंगे। अब बेसिकली पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, and here C is the number of the component, then here is the P is the number of the phases of the system। और इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, नंबर ऑफ फेजेस क्या है, और ये जो इन तीनों का रिलेशन है इन तीनों के दरमियान वो हमें फेज रूल बताता है। ठीक है, तो लेट्स वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे फेज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फेज क्या होती है? बेसिकली हमारे पास किसी भी जो आपके सिस्टम की करंट स्टेट होती है हम उसको फेज कह देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई सिस्टम है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये उनकी फेजेस है। इसके अलावा अगर आप फेजेस की बात करते हैं तो अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है तो आपको पता है कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, कोई मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, एक्सेट्रा। तो अगर उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बदलता है तो उनकी डेफिनेटली फेज भी बदल जाती है। तो फेज को सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम किस वक्त उसका क्या स्टेटस है, वो किस तरह प्रेजेंट है, उसको आप कह लेते हैं फेज। वेरी सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है फेज की वो हम क्या कहते हैं, उसकी करंट स्टेट है। जैसे अगर वाटर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, मैं आपसे पूछूं इसकी क्या फेज है, यू कैन टेल मी कि ये दैट इज द लिक्विड फेज में है। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे गैसियस फेज में जाएगा, लो करेंगे तो सॉलिड फेज में जाएगा। सो फेज क्या है? इट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल constituent in terms with the composition of the each of the heterogeneous system can be expressed directly or in the form of chemical equation are called component of the system। ठीक है, तो
सिंपली वर्ड में इसको कैसे आप लोग याद करें या आपको कैसे समझ आए? कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट। सो सिंपली किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसको आप कह सकते हैं कि ये उसका कंपोनेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोग एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर आप एक चम्मच चीनी का डाल दें, शुगर, और उसको मिक्स कर दें। अब आपको पता है कि जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब मुझे बताएं कि इसमें कितनी फेजेस हैं? तो डेफिनेटली फेज तो एक ही है, क्योंकि सॉलिड शुगर जो सी है वो डिसॉल्व होके लिक्विड के अंदर इमर्ज हो गई है, दोनों आपस में सॉल्युबल है। उन्होंने फेज एक बनाया, लेकिन इसमें कंपोनेंट कितने थे? कंपोनेंट आपके दो थे, एक वाटर है, एक शुगर है। तो ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन उसमें फेज वन है। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप कंपोनेंट को समझना चाहते हैं तो हमारे पास एक और सिस्टम है। अगर मैं सिर्फ वाटर सिस्टम की बात करूं तो वाटर सिस्टम के अंदर कितनी फेजेस हैं और कितने कंपोनेंट हैं? तो देखें, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, वेपर फॉर्म में होता है, तो गैसियस फॉर्म में होता है, और आइस फॉर्म में होता है, सॉलिड फेज में। वी कैन से दैट वाटर हैज थ्री डिफरेंट फेजेस। लेकिन अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इन तीनों फेजेस में कंपोनेंट सिर्फ एक ही है, दैट इज द वाटर। सो वाटर इज द वन कंपोनेंट। तो वाटर सिस्टम क्या है? कंपोनेंट, वन कंपोनेंट सिस्टम। अगर वाटर के अंदर आप कोई साल्ट डालते हो, टेबल साल्ट डाल दिया है, या अगर आपने शुगर डाल दिया है, तो वो भी वाटर के साथ मिक्स होंगे और वो आपकी एक ही फेज रहेगी। लेकिन क्या होगा? दैट विल बी हैविंग द टू कंपोनेंट सिस्टम। इसी तरह अगर आप लोग सैंड लेते हो और वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करते हो, तो आप देखोगे कि सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है? दैट इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखें कि जो सैंड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। तो कितनी फेजेस बनी है? दो फेजेस बनी है। ठीक है, तो एक हमारे पास वाटर है, अगर आप उसके अंदर सॉल्ट या शुगर डालते हो तो उसके साथ मिसिबल होके एक ही फेज बना देती हैं। लेकिन अगर आप कोई और चीज डालते हो, सैंड डाल लेते हो फॉर एग्जांपल, तो सैंड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो ये अब कौन सा सिस्टम बन गया है? अब जो हमारे पास सिस्टम बना है इसके अंदर दो फेजेस हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम बन गया है। और इसके अंदर कंपोनेंट कितने हैं? अगेन दो ही कंपोनेंट है और दो ही फेजेस हैं। ठीक है, सो हमारे पास फेज क्या होती है? दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास फेज जो सी होती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। अगर तो हमारे पास फेजेस होमोजीनियस होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो दो कंपोनेंट हैं वो आपस में मिक्सेबल हैं, वो आपस में सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फेज हेट्रोजीनियस है, इसका मतलब है कि उस फेज के अंदर जो कंपोनेंट है, उस फेज की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस फेज की जो कंपोजिशन है, वो आपस में क्या है? वो आपस में सॉल्युबल नहीं है। जैसे इसको मजीद देखें, हमारे पास ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल एंड वाटर भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं है, आल दो दोनों लिक्विड है। आप जितना मिक्स कर लें तो वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहता है। दैट इज आल्सो हेट्रोजीनियस फेज। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, बोथ आर लिक्विड बट बोथ हैव डिफरेंट फेज एंड बोथ हैव टू कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हेट्रोजीनियस फेज। और फेज क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब है लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वट एवर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं एक हेट्रोजीनियस सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए कि इस वक्त इसकी प्रॉपर सिस्टम है ना। देखिए, एक जो सिस्टम है, हमने कहा कि जो सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम फेज कहते हैं। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम को डिफाइन करना है कंप्लीटली कि इस वक्त इसकी ये कौन सी फेज प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो अब देखिए वाटर की डिफरेंट फेजेस है।
अगर आपने उस सिस्टम की एक पर्टिकुलर फेज को डिस्क्राइब करना है तो आपको कोई वेरिएबल चाहिए होंगे, फैक्टर्स के चाहिए होंगे कि इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे वाटर की ये वाली फेज प्रेजेंट है। सो दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फैक्टर बताती है दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली। तो अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि ये जो करंट सिस्टम है इसके ऊपर कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं, कितनी हमें कौन सा वेरिएबल पता होना चाहिए। इन दो हैं या तीन है, इन वेरिएबल्स की बेस पे हम इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर सिस्टम है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है या पर्टिकुलर जो प्रेशर है उसको, उसके ऊपर वाटर की ये फेज मौजूद है। ठीक है, तो ये हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या है? F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना शुरू में कि हमारे पास ये गिब्स जो रूल है, हमारे पास फेज रूल है, वो बेसिकली है हमारे पास है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो अब आप यहाँ पे देखें कि F क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये एक नंबर होगा ना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर, कि कितने वेरिएबल फैक्टर रिक्वायर्ड हैं एक सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। अब जो फेज रूल है वो अप्लाई होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से कितने नंबर जो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सी क्या था? कंपोनेंट, आपको पता है कंपोनेंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फेज, और P क्या है? फेज। तो अगर आपको किसी भी एक सिस्टम के कंपोनेंट्स का पता चल जाए, उसकी फेजेस का पता चल जाए, तो यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होगी तो हम कह देते हैं कि ये नॉन वेरिएंट है। ठीक है, यानी कि नॉन वेरिएंट का क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, इनवेरिएंट है। अगर 1 है तो यूनिवेरिएंट और द मोनोवेरिएंट। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी इट विल बी द बाइवेरिएंट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम वाटर सिस्टम की बात करते हैं, तब देखिए भाई वाटर सिस्टम में अगर हमने फेजेस की बात की थी तो क्या की थी कि फेज हमारे पास 3 है। 3 कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, कंपोनेंट क्या है? तीनों फेज में कंपोनेंट वाटर ही है, सो इट विल बी इक्वल टू द 1। अब मुझे आपको कैलकुलेट करके देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो वाटर है हमारे पास वो क्या है? वाटर हमारे पास है नॉन वेरिएंट, और यू कैन से वाटर इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो वाटर है इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, अगर 1 आती तो उसका क्या मतलब होता कि यूनिवेरिएंट है, 2 है तो बाई वेरिएंट एंड सो वन। अब यहाँ पे मसला ये है कि नॉन वेरिएंट का मतलब क्या है? नॉन वेरिएंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वाटर्स का जो इक्विलिब्रियम है हेट्रोजीनियस सिस्टम का वो हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, अगर वो वेरिएंट होगा तो इसका मतलब होगा कि आप जो उसके वेरिएबल फैक्टर हैं जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नॉन वेरिएंट का मतलब है कि दे आर फिक्स्ड। जैसे वाटर है तो वाटर की जो तीनों फेजेस हैं दे कैन को एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब वाटर फेज डायग्राम को, तो आप देखेंगे कि एक वाटर फेज डायग्राम ड्रा करने से वाटर सिस्टम के लिए हम ये देखते हैं कि जो वाटर की तीनों फेजेस हैं वो हमारे पास को एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जब वो को एग्जिस्ट कर रही हैं
तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर आपके पास प्रेशर होगा। अगर वो आप फिक्स कर दें तो उस वक्त वाटर की तीनों फेज आपस में क्या होंगी, को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास कोई कोई और एग्जांपल हम कोट करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। ठीक है, अब NH4Cl हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, एंड व्हेन इट विल डिसोसिएट इट विल कन्वर्ट इनटू HCl। HCl आता है, और आपको पता है जब HCl प्रोड्यूस होता है सो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट फेज है ये हमारे पास गैसियस फेज है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, साथ में हमारे पास अमोनिया गैस NH3। सो बोथ आर द गैसेस, गैस। तो ये हमने एक और एग्जांपल कोट कर दी। अब ये हमारे पास अमोनिया NH3। सो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो तीनों फेजेस हैं, हमारे पास जो सॉलिड है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो हमारे पास लिक्विड रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, जो प्रोडक्ट है वो गैस है। यानी कि टोटल हमारे पास कितनी फेज है, हमारे पास 2 फेजेस है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अब हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं, देखें हमारे पास एक अमोनियम क्लोराइड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक हमारे पास अमोनिया है। यानी कि कंपोनेंट हमारे पास 3 है। ठीक है, फेजेस हमारे पास 2 हैं, और इसके अंदर 2 आप लोगों ने ऐड भी किया। इसको कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो 5 - 2 कितना हो गया हमारे पास, इट विल बिकम 3। 3 कंपोनेंट है ना हमारे पास, एक अमोनिया है, दिस वन दिस वन। तो 5 में से 3 क्या आ गया, 3। तो ये 3 अब हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, 3 बेसिकली हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि इट विल बी द ट्राई वेरिएंट। ठीक है, तो इस तरह कोई भी आपको एग्जांपल आ सकती है, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपने देखना है कि कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट का क्या मतलब है, कंपोनेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फेजेस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम, कि कितनी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए कोट की ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। फेज की बात करें तो देखें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, HCl और NH3 गैसेज है। ठीक है, जब HCl प्रोड्यूस होती है तो ये गैस होती है, बाद में इसको हम कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करके इसको हम लोग एसिड बनाते हैं। लेकिन फर्स्टली वो क्या होती है, वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है। तो टोटल हमारे पास कितनी फेजेस आ गई, 2 फेजेस हैं, एक सॉलिड फेज है, एक गैस फेज है। कंपोनेंट 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C - P + 2। उसके अंदर ऐड करके मैंने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाला है, दैट विल इक्वल टू 3। ठीक है, सो इस तरह हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो 0 आएगी तो इट्स अ इनवेरिएंट, 1 होगी तो यूनिवेरिएंट, 2 होगी तो बाईवेरिएंट, 3 होगी तो ट्राईवेरिएंट, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द डेरिवेशन के जो गिब्स रूल है हमारे पास, F इज इक्वल टू C - P। ये ड्राइव कैसे हुआ है, सो बेसिकली ये थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है। यू हैव टू कंसीडर अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, आपने कंसीडर करना है जिसके अंदर P फेजेस है, और P 1 2 3 अप टू सो ऑन। और उन P फेजेस में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इट विल इज इक्वल टू द C, एंड दिस हेट्रोजीनियस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एक्विलिब्रियम। और अब हम यहाँ पे ये भी ज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट है वो आपस में नॉन रिएक्टिंग है, यानी कि वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। कंपोनेंट एक से ज्यादा ही प्रेजेंट है। C1 2 3 का क्या मतलब है, एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट आपस में नॉन रिएक्टेंट है। अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे 3 तरह की जो वेरिएबल्स हैं वो रिक्वायर्ड है, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ ईच फेज। कि ईच फेज की क्या कंपोजिशन है, क्या टेम्परेचर है और क्या प्रेशर है, ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं
जिनका हमें पता चल जाए तो हम इस हेट्रोजीनियस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर सकते हैं। So first of all, you have to calculate the total number of variable required the specify the state of the system. तो आपको पता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ईच फेज। अब इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है तमाम फेजेस के लिए, लेकिन हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन वेरिएबल है। सो विद रिस्पेक्ट टू वन फेज अगर हमारे पास सी कंपोनेंट है तो उसमें जो कंसंट्रेशन है अगर वो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, तो देखिए टोटल सी है तो सी में से 1 कर देंगे, दैट विल इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन वेरिएबल, बट इट इज फॉर द वन फेज। तो वन फेज के लिए जो सी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, C-1। पी फेजेस के लिए कितनी हो जाएगी, पी के लिए हो जाएगी C-1 को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो P इंटू C-1। इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है वो P इंटू C-1 प्लस 2। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया, ठीक है। देखें हमें कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है एक सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, 3, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली, P इज इक्वल टू C-C, लेकिन what about the temperature and pressure, it will be the same for all phases। so 1 इसके लिए और 1 इसके लिए, so 1 plus 1 is equal to 2। ये 2 क्यों लिखा है, for all phases temperature will is equal to 1, for all phases pressure will is equal to 1, तो उसको ऐड करके 2 लिख दिया। and what is the P into C-1, it is basically the concentration for the component for all phases, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया फाइंड आउट करने हैं। सो वेरियस फेजेस प्रेजेंट एक सिस्टम के अंदर एंड इट्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम अगर ईच ऑफ द कंपोनेंट का जो ईच फेजेस का जो केमिकल पोटेंशियल है ना वो अगर सेम होगा, केमिकल पोटेंशियल तमाम कंपोनेंट का अगर सेम कर देंगे आप लोग तो जो इक्विलिब्रियम है हेट्रोजीनियस सिस्टम का वो क्या रहेगा, वो आपके पास सेम रहेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ये देखें कि किसी एक फेज के लिए क्या जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, μ1 इंटू P1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, सेकंड फेज के केमिकल पोटेंशियल के, वो किसके इक्वल है, थर्ड फेज के केमिकल पोटेंशियल के, ठीक है। और ये टोटल किसके हैं, ये एक कंपोनेंट के लिए तमाम फेजेस में जो एक कंपोनेंट है उसके केमिकल पोटेंशियल आपस में इक्वल है। इसी तरह आप फेज अगर कंपोनेंट 2 के लिए लिखें तो उसके अंदर भी डेफिनेटली केमिकल पोटेंशियल अगर तमाम फेजेस का इक्वल है तो वो आपस में इक्वल है थर्ड कंपोनेंट के लिए भी। तो ईच कंपोनेंट के लिए जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया फॉर पी फेजेस है वो P-1 है। और अगर आप सी कंपोनेंट हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात थी ना, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में टोटल कितने कंपोनेंट थे, टोटल सी कंपोनेंट थे, तो C इंटू P-1। नाउ दिस इज योर सेकेंड वन इक्वेशन। फर्स्ट वन इक्वेशन में हमने क्या किया था, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और सेकेंड में हमने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व। सो इक्विलिब्रिया तमाम फेजेस के लिए सेम कब होंगे, जब हर फेज का जो कंपोनेंट है उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो सेम है। तो हमने ऊपर देखा है कि वो सेम है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी कि ईच कंपोनेंट के लिए जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया फॉर पी फेजेस के लिए वो P-1 है, और टोटल हमारे पास सी कंपोनेंट है, तो सी कंपोनेंट के लिए वो क्या हो गया, C इंटू P-1 से दिस इज इक्वेशन 2। आप दोनों ने आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये देखें हमने इसमें लिखा है P C के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो CP माइनस P प्लस 2 माइनस CP प्लस C, ठीक है। इसमें जो हमारे पास PC है वो PC से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, C माइनस P प्लस 2, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स फेज रूल। और ये जो फेज रूल है इसमें जो F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C कंपोनेंट है, P फेजेस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताती है, इट टेल अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम एट हेट्रोजीनियस सिस्टम।
सी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम है, पी हमारे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है, ठीक है। और अगर हमें किसी भी रिएक्शन का या किसी भी सिस्टम की कंपोजिशन, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं और फेजेस का पता चल जाए, देन वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इस हवाले से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको कोट करके दी। इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको इक्वेशन या रिएक्शन देख के पहले तो उसके कंपोनेंट्स का देख लेना है कि क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद फेज का, और उसको इस फॉर्मूले में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो व्हाट आर द कंक्लूजन फ्रॉम दिस फेज इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ कंक्लूजन है, हम उन्हें देख लेते हैं। फॉर अ सिस्टम हैविंग द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपोनेंट, द ग्रेटर द नंबर ऑफ फेजेस द लेसर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे आप देखें, अगर हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसके अंदर एक ही फेज है और एक ही कंपोनेंट है, तो आप उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो क्या है, हमारे पास 2 निकला है, जैसे ये आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसी तरह अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 फेजेस है लेकिन कंपोनेंट एक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हमारे पास है, 1 है। So greater the number of phases, lesser the degree of freedom. This is first one conclusion and it is proved from this one slide. You can check. Second वो हमें ये बात कहता है, system having given number of component, the maximum the possible of phases is equilibrium is non-variant. ठीक है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेस हमारे पास मौजूद हैं एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए, वो 3 है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेजेस 3 क्यों है। अगर फेजेस 4 हों या इससे ज़्यादा हों तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी क्या वजह है। आप ये देखें, हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी। अब अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास एक ही कंपोनेंट है और फेजेस मेरे पास कितनी है, 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, +2 दिस इज द गिव्स फेज रूल, दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द फेज। ठीक है, 4 फेजेज हैं और एक ही कंपोनेंट है, तो इसको सॉल्व करें। देखिए 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल रही है हमारे पास, -1। दिस इज द रीजन फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेज इज 3। अगर आप 3 से ज्यादा फेजेस के पास चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इट विल बिकम नेगेटिव, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी जस्ट कंसीडर द 3 फेजेस फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, ऑल्दो ऐसे सिस्टम है जिनके अंदर 4 फेजेस प्रेजेंट होती हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे सल्फर है हमारे पास, सल्फर सिस्टम का। लेकिन अगर हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें किसी एक फेज को इग्नोर करना पड़ेगा, उसको एज अ 3 फेज सिस्टम कंसीडर करेंगे, देन इट विल बी सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ से पता चला है। इसके अलावा जो कंपोनेंट एंड मैक्सिमम पॉसिबल फेज इन इक्वेशन इज नॉन वेरिएंट, और आपको आगे से पता है कि नॉन वेरिएंट का क्या मतलब होता है कि वन कंपोनेंट सिस्टम हैज 3 फेजेस इन इक्विलिब्रियम विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। तो अब आप ये देखें, अगर आपके पास एक ही कंपोनेंट है और फेजेस 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 0 आएगी। वो कैसे, देखें, +2, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड पॉइंट में वो क्या बताना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर एक कंपोनेंट सिस्टम है और उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल फेजेस जो सी आपके पास 3 है इक्विलिब्रियम पे, तो हमेशा उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 होगी, वो नॉन वेरिएंट होगी। ठीक है, हमेशा। और दूसरी बात वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3 फेजेस से ज्यादा हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्या है, दिस इज द रीजन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट में वही कहता है, फॉर अ गिवन सिस्टम द नंबर ऑफ फेजेस लार्जर द नंबर ऑफ कंपोनेंट द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले उसने नंबर ऑफ फेजेस की और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन बताया था, अब उसने नंबर ऑफ कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ कंपोनेंट का डायरेक्ट रिलेशन हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ फेजेस का इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए, वन कंपोनेंट सिस्टम में एक कंपोनेंट है, 2 ही फेजेस हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं है।
टू कंपोनेंट सिस्टम में दो कंपोनेंट है, फेजेस दो ही हैं, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट ग्रेटर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट ग्रेटर द नंबर ऑफ फेजेस इन अ सिस्टम लेसर विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो ये जो दोनों रूल्स हैं, जो तीन कंक्लूजन है, ये हम लोगों ने फेज रूल से ड्राइव किए हैं, और ये ऐसे पूछे भी जा सकते हैं कि आप इनको प्रूव करें। सो यू कैन प्रूव दैट कि यहाँ पे इनका आपस में जो रिलेशन डायरेक्ट और इनवर्स क्यों है। तो आपको ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है कि वन कंपोनेंट सिस्टम है और फेजेस टू ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है। इसी तरह टू कंपोनेंट सिस्टम है, फेजेस टू है, कंपोनेंट भी टू है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी टू है। तो दैट इज द डायरेक्ट रिलेशन। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, the degree of freedom is increased, but if you increase the number of phases, the degree of freedom is decreased. So you can prove it by using the previous slide, this one. Okay, so these are the some example decomposition of the calcium carbonate and ammonium chloride. इसको हम देख लेते हैं। देखें जी, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड होता है। जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको यहाँ पास सिस्टम नजर आ रहा है। बेसिकली इट हैज द थ्री फेजेस, वन इज द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो हमारे पास इसमें एक रिएक्टेंट है और ये दो, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट ना। तो बेसिकली जो कंपोनेंट है हमारे पास, वो यहाँ पे तीन तरह की केमिकल सब्सटेंस है। इक्विलिब्रियम पे तीन तरह के कंपोनेंट है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके दो, यू कैन इजिली कैलकुलेट एफ इज इक्वल टू कितने कंपोनेंट है हमारे पास, तीन ही कंपोनेंट है और हमारे पास तीन ही फेजेस है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस टू कर देंगे। ओके, सो क्या होगा, 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस थ्री, तो इट विल इज इक्वल टू 2। यानी कि डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट विल बी 2। ठीक है, सो ये हमारे पास एक तो जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, बेसिकली ये है, अगर हम लोग इसको थ्री कंपोनेंट सिस्टम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास थ्री कंपोनेंट है ना। ये कैल्शियम का जो ओवरऑल रिएक्शन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इनको पर्टिकुलरली जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो आप वो देखें। अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को फेज कंसीडर करते हैं तो इसमें कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। यानी कि ये किससे मिलके बना है, ये मिला है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड को फेज कंसीडर करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फेज कंसीडर करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप पर्टिकुलर फेज के लिहाज से देखेंगे तो कंपोनेंट कितने बनेंगे, दो। लेकिन अगर आप जनरल इक्वेशन देखें तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे तीन तरह के कंपोनेंट है। लेकिन अगर एक आप पर्टिकुलर फेज को देख ले, मैंने कहा यहाँ पे तीन फेजेस है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों कैसे बने हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस करने से, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस करने से, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को माइनस करने से बना है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर तीन फेजेस हैं, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर फेज के लिए कंपोनेंट कितने कह देंगे, टू कहेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो इस अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कितनी फेजेस आ रही हैं, तीन फेजेस। और उन तीन फेजेस में कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, हर फेज के अंदर दो कंपोनेंट है। ठीक है, सो 3 माइनस टू प्लस टू, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है 5 माइनस टू, देन इट विल इज इक्वल टू द 3। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज ए ट्राइवेरिएंट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है, वो हमें ये भी बता रही है कि यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअल केमिकल्स। यहाँ पे हम जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि किस चीज से बना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब मैंने इसी इक्वेशन को तीनों केमिकल सब्सटेंस को कंपोनेंट कंसीडर किया था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। लेकिन अगर हम उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट दो ही हैं, वो आपस में या तो एडअप हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो दो ही हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगी, इट विल बिकम 3। लेकिन अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंपोनेंट्स को केमिकल सब्सटेंस कंसीडर करते हो तो ये आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल रहा है। लेकिन जब भी हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि दिस इज नॉट अबाउट द केमिकल। कंपोनेंट वो होंगे हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिव भी हों, जिनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। तो डेपोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में वो हमारे पास क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट विल बी 3। सिमिलरली हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है। ये हमारे पास गैसियस जो कन्वर्ट है, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3 माइनस C माइनस P प्लस 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम पहले भी कैलकुलेट कर सके हैं। 2 फेजेज है और जो हमारे पास यहाँ पे 2 फेजेज है, इनको आप लोग अगर देखें तो एक सॉलिड और गैस है। अगर आप इंडिविजुअल केमिकल सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो आपके पास 3 है। लेकिन अगर आप कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखें, अगर आप सॉलिड फेज के अंदर कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NH4Cl है, तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। कैसे, ये NH3 और HCl से मिलके बना है। और अगर आप गैसियस फेज को देखें तो कितने कंपोनेंट हैं, वो भी NH3 और HCl, एंड इट विल बिकम कॉम्बिनेशन ऑफ NH4Cl। That's why the association of ammonium chloride is the one component system. And this is all about our today's lecture. So hope आप लोगों को समझ आई होगी. If you have any question, you can comment and I will give you the answer. Okay, thank you.